के वीडियो में मैंने 50 तक वन लाइनर एमसीक्यू करवाए थे। आपको पता हो तो 10th क्लास 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की फर्स्ट यूनिट से थे। आज मैं 50 एमसीक्यू वन लाइनर और करवाऊंगी। आज हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा 52 से लगा के मैं 100 तक करवाने की कोशिश करूँगी। हाँ, तो ये वन लाइनर एमसीक्यू करेंगे 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन बुक से, जहाँ राजस्थान का इतिहास वगैरह सब आएंगे। तो 10 क्लास की राजस्थान का इतिहास एम से करती यहाँ से वन लाइनर जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, जहाँ EORO है, LDC है, जेल पर है, तो सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है मेरा। मैंने कहा आपको, कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। काफ़ी ये जो यूनिट है ना, ये सब करेंगे धीरे धीरे। तो राजस्थान का इतिहास सामान्य परिचय पढ़ा दिया था, कल सभ्यताएं भी लगभग पढ़ा दी थी, कुछ थोड़ा सा रहा था। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो इतिहास से होगा, जहाँ मारवाड़ मेवाड़ के इतिहास वगैरह है ना। कालीबंगा सभ्यता भी कल मैंने पूरी वन लाइनर एमसीक्यू के रूप में सब दिया था कल। राजस्थान अध्ययन की आप देख सकते हो, यहाँ तक मैंने, यहाँ से स्टार्ट होगा। राजस्थान के जनपद अभी नहीं दिए, आज जनपद वगैरह सब होंगे, कहाँ कहाँ डिटेल है सब वन लाइनर एमसीक्यू में आपको मिलेंगे, है ना। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में ये सब पर्सन हमेशा RBSE बुक से ही आते हैं, जो राजस्थान जीके के संबंधित होते हैं। सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, वीडियो हो, CET हो, जो भी एग्जाम हो राजस्थान का, वहाँ से सभी आते हैं। तो सुपर फास्ट क्लासेज हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी हो सके वन लाइनर में पूरी करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? आर्य संस्कृति व वैदिक सभ्यता के अवशेष तो अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा और चक 84 वहाँ से मिले हैं आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के अवशेष। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते हैं? चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है ना, वो सीवी जनपद है। 327 ईसा पूर्व किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिम उत्तर सीमा में कुछ कबीले मालवा योधे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, जब ये पंजाब से आकर यहाँ राजस्थान में बसे थे। आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति, मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है मत्स्य जनपद का उल्लेख। निम्न में से किस में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती? तो अंगुत्तर निकाय में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मत्स्य जनपद के बारे में महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराटनगर अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई थी? विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाई, जो मत्स्य संघ, जिसे हम जयपुर के आसपास का क्षेत्र भी कहते हैं। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु के पुत्र शिक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित होते हैं, जिस कारण हमने राजस्थान के एकीकरण में भी मत्स्य चरण, जो पहला चरण था, उसका नाम KM मुंशी की सिफारिशों पर दिया था ना, मत्स्य प्रदेश। तो ये मत्स्य क्षेत्र में पहले प्राचीन काल में भी ये आते थे, इसलिए दिया था। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियां तक है, चंबल की पहाड़ी, तो पश्चिम में पंजाब की सरस्वती नदी तक, जंगलों तक इसका विस्तार है। ये पॉइंट आपको किसी बुक में शायद नहीं मिल सकता, जो राजस्थान बुक में मिलेगा। राजस्थान के किस प्रदेश में सालो जाति रहती थी, जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? वो थी अलवर में। अलवर में सालो जनपद था। किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल किया था, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? तो वो था चैंदी जनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया था, लेकिन ज्यादातर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा था। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप में किसने अपने साम्राज्य में शामिल किया? तो मगध साम्राज्य में किया था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा CV वैद ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? वैदिक आर्यों की संतान बनाया है राजपूतों को, है ना, क्योंकि वैदिक आर्य संस्कृति ही पहले आई थी ना, इसलिए। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लेखक चंद्रवर्दई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति? तो राठौड़ से मानी थी। हाँ, किस इतिहासकार ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई? तो DR भंडारकर थे, उन्होंने ब्राह्मण बताया है। और रासो और चंद्रवर्दई, यानी कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रवर्दई ने उनको राठौड़ बताया, जो अग्नि से उत्पन्न हुए थे, है ना। और वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद ने बताया है। किस इतिहासकार ने बिजुलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत के वस्त्र गोत्र के ब्राह्मण? तो दशरथ शर्मा ने बताया है। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार है। बिजुलिया शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ का भी उल्लेख मिलता है, जिसे विष्णुदेव का है। सांबर जो झील है, उसका भी वर्णन मिलता है। तो बिजुलिया शिलालेख वगैरह सब मैंने प्राचीन में पढ़ाया हुआ है। इतिहासकार ने बिजुलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का साक्ष्य बताया। तो DR भंडारकर थे ना, उन्होंने बिजुलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण वंशी बताया, और दशरथ शर्मा ने भी इनका समर्थन किया है। और किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुरु के वंशज बताया? तो गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? मेवाड़ में किया था। गुहिल वंश को ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित कौन थे? नौसे खां से संबंधित जो माना है गुहिल वंश को ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित माना, वो थे अबुल फजल। गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है, जो गुजरात में शासक था, और गुजरात का वंश था वल्लभी वंश। गुजरात में स्थान है वल्लभी, वहाँ के थे। नैन सिंह और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 567 में गुहिल शासन स्थापित हुआ था। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल, और इनको बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, जबकि गुहिलों की जो स्थापना हुई थी वो गुहादित्य ने की थी। और उसके बाद है बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक महान मौर्य को परास्त कर अधिकार किया। इसकी
जानकारी हमें राज प्रशस्ति में मिलती है। कहाँ मिलती है? राज प्रशस्ति में। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? नागदा बनाया था बप्पा रावल ने। कैलाशपुरी में एकलिंग जी जो लकुलिस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया था। ये एकलिंग जी का दीवान मानते थे अपने आप को। क्या मानते थे? कि हम एकलिंग जी के दीवान हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार। बास घोष क्या है? बास घोष बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो आरबीएससी की बुक में मिलेगा। बास घोष क्या है? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब है? तो श्यामल दास कहते हैं कि जो बप्पा रावल है ना, बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, ये एक उपाधि है। जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा अनुसार क्या है? बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम बताया था उन्होंने कालभोज बताया था। तो बप्पा रावल क्या हुई? एक उपाधि थी उनकी। और बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स माल्टन ने फ्रांसीसी सेनापति जिसे यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, किसने की थी? सीवी वैद ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स माल्टर से। तो सीवी वैद ने तुलना की थी बप्पा रावल की। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम, तो पहले जैतर सिंह, फिर तेज सिंह, फिर रतन सिंह थे, है ना। और ये परीक्षा में शायद आया हुआ है। जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था जैतर सिंह के समय उदयपुर में, और नागदा को लूटा भी था इन्होंने जाते समय। और भूताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी ने किस ग्रंथ में दी थी? तो हमीर मर्द मर्दन में दी थी। हमीर मर्द मर्दन में दी थी उन्होंने, है ना। गौरीशंकर ये जय सिंह सूर्या ना, ये शायद गुजरात के शासनकाल में गुजरात में रहते थे। और उन्होंने इस हमीर किसको कहा था? जय सिंह ने उसको कहा था, जैतर सिंह को कहा था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों में कि सुल्तान के समय का प्रतापी शासक माना है? तो जिसकी वीरता से प्रशंसा उसके विरोधियों ने की थी, तो जैतर सिंह था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ का शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक था। ये मेवाड़ का जो था जैतर सिंह। हमीर मर्द मर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा गया? हमीर। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया, जबकि मर्द मर्दन, सॉरी है ना, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उसको कहा गया था जैतर सिंह को। और रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक रतन सिंह था। जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल 1213 से 1253 तक था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। का मैं 100 MCQ कराऊंगी, वन लाइनर, ज़्यादा नहीं कराऊंगी, 10 15 12 मिनट में पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो 87 आ गया 87। 1546 में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की रानी जो पत्नी थी ना, पद्मनी को प्राप्त करना बताया? इसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है, तो वो पद्मावत है। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से था? चित्तौड़गढ़ के जो पद्मावती थी ना, उनकी चाचा थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 में शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? खज़ाइनुल फतह। खज़ाइनुल फतह में जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ में जो शाखा हुआ था ना 1303 का, उसकी जानकारी। राजनी पद्मनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया? 1600 के साथ। 1600 महिलाओं के साथ उन्होंने जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक खिजर खां को नियुक्त किया था। चित्तौड़ में खिजर खां को किया था। आगे हम देखेंगे रणथंभौर में किसने किया, किसको किया था? और चित्तौड़ में रणथंभौर और जालोर और सिवाना का जो हुआ था शाखा, फिर जालोर का होगा। आगे हम डिटेल से चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम देखो, ये नाम भी बदल गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद, और जालोरगढ़ दुर्ग का जलालाबाद, सिवाना दुर्ग का खैराबाद रखा था। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। हमीर सिसोदिया ने, तो ये किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में। कौन सा? सिंगोलिया ना, ये बांसवाड़ा में। और यहाँ हराया था हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जैतर सिंह था। उसने जैतर सिंह बनाई थी। पहले नागदा थी। जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1227 में भूताला के युद्ध में, तो नागदा को इसने तहस नहस कर दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तब जैतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। और फिर राणा हमीर ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? राणा हमीर ने 1326 में डाली थी। मेवाड़ का उद्धारक हमीर सिसोदिया। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन? तो हमीर को कहा गया था। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? 1382 में बने थे राणा लाखा। और लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो रणमल की थी। और रणमल कहाँ का था? तो जोधपुर का शासक था। जोधपुर के रावचूड़ा का पुत्र था। रावचूड़ा अलग है और कुंवरचूड़ा अलग है, ये आप कन्फ्यूजन मत होना। कुंवरचूड़ा तो जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है, और रावचूड़ा जो जोधपुर का शासक था, और जोधपुर का शासक था रावचूड़ा, उसका बेटा था रणमल। और रणमल और हंसाबाई उसकी पुत्री थी। उसका विवाह किया था किसके साथ? सॉरी, उसके साथ राणा लखा के साथ। जबकि ये रिश्ता आया था राणा उसके लिए, चूड़ा के लिए, जबकि राणा लखा ने वो जो नारियल वगैरह रहे ना, वो ले लिया था। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो नारियल में हाथ को लगाता है उसी के साथ शादी होती है। तो फिर रणमल ने शर्त रखी थी कि आपसे जो हंसाबाई जी जो पहले जो संतान होगी उत्पन्न, वही मेवाड़ का शासक बनेगा, राजा बनेगा। और आगे हम देखेंगे, जब मैंने मेवाड़ का इतिहास कहीं पढ़ा है तो बताया हुआ भी है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवरचूड़ा को। ये कुंवरचूड़ा है, और एक चूड़ा, ये कुंवरचूड़ा है, और वो चूड़ा राठौड़ है। वो चुंडा है वो जोधपुर के। जो बाद में रणमल का जो होगा ना पुत्र जोधा, वो यहाँ से भाग जाएगा। रणमल को भारमल लिया ना, तो जहर दे देगी। आगे जाके हम डिटेल्स में जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा हुआ भी है शायद, और पढ़ाऊँगी, कभी बता दूंगी स्टोरी।
14वीं शताब्दी में किस शासक के समय झावर में चांदी की सोने खाने के लिए थी? तो राणा लखा के समय। राणा लखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पीछू सितर नामक बंजारे ने करवाया? पिछोला झील का पिछोला का करवाया था ना। और राणा लखा वंशाबाई का पुत्र मोकल हुआ था ना, मोकल नहीं तो भगाया था रणमल वगैरह को। तो आगे हम 103 से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो एडिटिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये है आरबीएससी की वन लाइनर एमसीक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।